एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसके बारे में बात करते हैं। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लाइव फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पेन। मतलब नेचुरल डेथ, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक के पीरियड को लाइफ स्पेन कहा जाता है। लाइफ स्पेन ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1। ये सारी मतलब इसकी जनरल बातें लिखी हैं। तो आगे बात करते हैं। You may note that lifespan of organism are not necessarily correlated with their size। मतलब लाइफ स्पेन को उसके साइज के साथ कॉरिलेट नहीं करते हैं कि अगर मान लो किसी भी कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका साइज इक्वल है तो उनकी लाइफ स्पेन भी इक्वल होगी, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि अगर हम पैरट की बात करते हैं और क्रो की बात करते हैं तो इनका जो साइज हो लगभग में कैसा होता है, एक जैसा है, सिमिलर साइज के होते हैं, लेकिन लाइफ स्पेन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। क्रो की जो लाइफ स्पेन होती है वो लगभग में 15 ईयर के आसपास होती है, और अगर हम पैरट की बात करें, पैरट का जो लाइफ स्पेन होता है वो 140 ईयर के आसपास होते हैं। तो साइज तो सेम है लेकिन इनका लाइफ स्पेन अलग अलग है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए लाइफ स्पेन को साइज के साथ कॉरिलेट नहीं कर सकते। द साइजेज ऑफ क्रो एंड पैरट्स आर नॉट मेयरली डिफरेंट एट देयर लाइफ स्पेन शोज ए वाइड डिफरेंस। सिमिलरली ए मैंगो ट्री हैज ए मच शॉर्टर लाइफ स्पेन एज कम्पेयर टू पीपल ट्री। और इसी तरह अगर हम मैंगो ट्री की बात करते हैं तो मैंगो ट्री की भी लाइफ स्पेन बहुत कम होती है पीपल ट्री की कंपैरिजन में। पीपल ट्री की बात करें तो इसकी जो लाइफ स्पेन होती है करीब 2500 ईयर, मतलब 2,500 साल के आसपास। और ट्री की बात करते हैं तो मैंगो ट्री की बात करते हैं तो उसकी लाइफ स्पेन लगभग में 200 से 300 के आसपास होती है। वट एवर द लाइफ स्पेन डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ए सर्टेनिटी दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल। मतलब चाहे वो लाइफ स्पेन कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, हर ऑर्गेनिज्म की डेथ होना मरना तो निश्चित है। अगर मतलब जिस इस दुनिया पे आया है तो जाना तो ज़रूरी है, मतलब मरेगा तो मरेगा ही। कोई भी इमॉर्टल मतलब अमर नहीं है, सिर्फ़ किसको छोड़कर, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज़्म को छोड़कर, बाकी ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज़्म नहीं है जिसका अगर बर्थ हुई है तो डेथ भी होगी। व्हाई डू वी से देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज़्म? तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज़्म की डेथ क्यों नहीं होती है? गिवन दिस रियलिटी हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ हैव एक्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड्स? तो मतलब जो एनिमल और प्लांट्स हैं हज़ारों सालों से अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। देयर आर मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर दिस कंटिन्यूटी। मतलब एनसीईआरटी कह रही है कि जो मतलब प्लांट और एनिमल हैं इस अर्थ पर हज़ारों सालों पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं? इनकी कंटिन्यूटी कैसे मतलब बरकरार बनी रही? तो इसमें कुछ ना कुछ तो है जो मतलब ऐसा है जो कंटिन्यूटी बनाए रखता है। इनकी जो कंटिन्यूटी की बनाए रखने की गारंटी इंश्योर द दिस कंटिन्यूटी यस। तो इसीलिए एनसीईआरटी कह रही है यस हाँ वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन। तो हम इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहा था? एनसीईआरटी कह रही थी रिप्रोडक्शन के बारे में। मतलब रिप्रोडक्शन ही ऐसा प्रोसेस है जो कि स्पेसीज की डाइवर्सिटी बनाए रखती है। मतलब जो हज़ारों सालों से ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल एग्जिस्ट कर रहे हैं वो किसके कारण एग्जिस्ट कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन के कारण। समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला पेज है एनसीईआरटी का। तो यहाँ पर इस पेज में लाइफ स्पेन दे रखी हैं। अगर हम लाइफ स्पेन की बात करते हैं तो जो पहला डायग्राम है एलिफेंट का, तो एलिफेंट की जो लाइफ स्पेन होती है लगभग में 65 से 90 ईयर के आसपास होता है। रोज़ की बात करते हैं तो रोज़ का जो लाइफ स्पेन होता है 5 टू 7 ईयर के आसपास। अगर हम डॉग की बात करते हैं तो डॉग की जो लाइफ स्पेन होती है वो 20 से लेकर 30 ईयर के आसपास होती है। बटरफ्लाई की लाइफ स्पेन 1 टू 2 वीक के आसपास होती है। क्रो की बात करते हैं तो क्रो कितनी होती है? 15 ईयर। और अगर हम बनाना प्लांट की बात करते हैं तो बनाना प्लांट की जो लाइफ स्पेन होती है वो कितनी होती है? वो करीब 20 से लेकर 25 ईयर के आसपास होती है। 20 टू 25 ईयर बनाना प्लांट की लाइफ स्पेन होती है। और अगर हम काऊ की बात करते हैं तो जो काऊ की लाइफ स्पेन होती है वो 15 से 25 ईयर के बीच में होगी। अगर पैरट की बात करते हैं तो पैरट की लाइफ स्पेन 140 ईयर होती है। तो यही एनसीईआरटी कह रही थी कि जो लाइफ स्पेन है उसको साइज के साथ कॉरिलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्रो और पैरट की बात करें तो इनका साइज लगभग में बराबर होता है लेकिन लाइफ स्पेन का डिफरेंस बहुत बड़ा है। उसके बाद अगर हम क्रोकोडाइल की बात करते हैं तो क्रोकोडाइल की लाइफ स्पेन 60 ईयर होती है। और हॉर्स की बात करते हैं, हॉर्स का जो लाइफ स्पेन है वो 62 ईयर के आसपास होती है। फ्रूट फ्लाई की बात करते हैं, उसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है? 20 से लेकर 30 डेज़ के आसपास। राइस प्लांट की बात करते हैं तो 3 टू 4 मंथ लाइफ स्पेन होती है। टॉर्टोइज़ की बात करते हैं तो टॉर्टोइज़ का जो लाइफ स्पेन होता है वो 100 से लेकर 150 ईयर के आसपास होता है। बनियान ट्री की बात करते हैं तो बनियान ट्री का लाइफ स्पेन 200 से लेकर 300 ईयर के आसपास होता है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। जो एनसीईआरटी कह रही थी कि जो हज़ारों सालों से लिविंग ऑर्गेनिज़्म मतलब प्लांट एंड एनिमल एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ पर, उसका कारण क्या है? रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं।
रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस ऑफ स्प्रिंग। मतलब रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म यंग वंस मतलब ऑफ स्प्रिंग प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने जैसी ही प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है। द ऑफ स्प्रिंग ग्रो, जो उसकी प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग है वो ग्रो करता है, मैच्योर होता है एंड टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग, और फिर वो जो ग्रो करके मैच्योर होकर और वो भी खुद प्रोजेनी मतलब ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने लगता है। दस देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ ग्रोथ एंड डेथ। तो ये क्या है, एक साइकिल है, बर्थ हुई, ग्रोथ ग्रो किया, देन फिर डेथ हो गई। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज। तो जो रिप्रोडक्शन है ये स्पेसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो इसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखता है स्पेसीज की। यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5, जो अगला चैप्टर है चैप्टर 5, उसमें बात करेंगे मतलब इसका रीजन क्या है, जेनेटिक्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसका जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर में इसका रीजन पता चलेगा कि ऐसा होता क्यों है, हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो बात करते हैं नेक्स्ट, आगे बात करते हैं, देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ड। तो जो बायोलॉजिकल वर्ड है यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है, मतलब विविधता है, एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। तो हर एक ऑर्गेनिज्म अपना खुद का मैकेनिज्म इवॉल्व, मल्टीप्लाई करने की मैकेनिज्म इवॉल्व कर ली और ऑफ स्प्रिंग मतलब अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने लगा। दिस ऑर्गेनिज्म हैबिटाट, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduce। तो ऑर्गेनिज्म का उसका हैबिटाट हो गया और उसकी जो इंटरनल फिजियोलॉजी है और कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि एक साथ रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज ए पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन में या तो ऐसा इस तरीके से एक ही ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा और या ऐसा प्रोसेस जिसमें दो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे। इट इज ऑफ टू टाइप। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑफस्प्रिंग एक ही पेरेंट, मतलब उसे दूसरे पेरेंट्स की जरूरत नहीं, सिंगल पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही है, विदाउट या विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट, मतलब गैमीट का इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, सिंगल पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सिंगल पेरेंट्स अगर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट, तो इसको कहा जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हेन टू पेरेंट्स, मतलब जब टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे अपोजिट सेक्स के, मतलब मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, और यहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन भी होगा। तो इस प्रोसेस को इस टाइप के रिप्रोडक्शन को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं नंबर 1 पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दिस मेथड a single individual मतलब single parent is capable of producing offspring। as a result the offspring that are produced are not only identical to one another but also exact copy of their parent। मतलब जो यहाँ पर offspring प्रोड्यूस होगी वो सिर्फ एक जैसी नहीं, पेरेंट से जिस मतलब एक जैसी नहीं होगी, वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी होगी। जैसे कि अगर हम फोटोकॉपी निकालते हैं तो उसी तरीके की एकदम एग्जैक्ट कॉपी होगी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। आर दीज ऑफ स्प्रिंग्स लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल, और ये सभी कैसी होंगी, जेनेटिकली आइडेंटिकल डिफरेंट। अगर हम बात करते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगी। और इस टर्म ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है उसके लिए टर्म यूज किया जाता है क्लोन। क्लोन का मतलब होता है ऐसी ऑफ स्प्रिंग जो कि अपने पेरेंट्स से मार्फोलॉजिकली, मतलब जो मार्फोलॉजी बाहर से भी मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों तरीके से कैसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो अपने पेरेंट्स से मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होगी। अब बात करते हैं आगे, लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जितने भी लगभग में सभी जो एसेक्सुअल मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कॉमन है। एंड प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, कुछ एनिमल भी हैं जो जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा और मोनेरा की, प्रोटिस्टन्स एंड मोनेरन्स में द ऑर्गेनिज्म आर द पेरेंट सेल डिवाइड बाय माइटोसिस। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म या पेरेंट की सेल है वो माइटोसिस से डिवाइड करती है, 2 into 2 गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, माइटोसिस करती है जिससे न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाता है। दस इन दीज ऑर्गेनिज्म, तो अगर हम बात करें हैं प्रोटिस्टा और मोनेरा, मतलब ये कैसे हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन एक तरीके का रिप्रोडक्शन का ही मोड है।
एनसीईआरटी कह रही है इन दीज ऑर्गेनिज्म मतलब प्रोटिस्टा और मोनेरा में सेल डिवीजन इज इटसेल्फ एज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब सेल डिवीजन हो रहा है मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो ये रिप्रोडक्शन का ही एक मोड है सेल डिवीजन की, लेकिन किसमें? प्रोटिस्टा और मोनेरन्स में, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्टा है सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और ये है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। आगे बात करते हैं मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। तो ज़्यादा बहुत सारे जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाइनरी फिशन के द्वारा। वेयर एज बाइनरी फिशन क्या होता है कि जिसमें सेल डिवाइड हो जाती है दो हाफ में, दो बराबर भागों में, और ईच जो दोनों अलग अलग पार्ट क्या है रेपिडली ग्रो करते हैं एडल्ट में। जैसे कि अगर हम अमीबा पैरामीशियम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन से जो सेल है वो टू हाफ में डिवाइड हो जाती है और दोनों हाफ अलग अलग एडल्ट में ग्रो कर जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है बाइनरी फिशन का? अमीबा एंड पैरामीशियम। इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल। ईस्ट की बात करें तो कैसा डिवीजन होता है? अनइक्वल। अगर अमीबा पैरामीशियम की बात करें यहाँ पे इक्वल डिवीजन होता है और ईस्ट में अनइक्वल डिवीजन होता है। एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस। तो यहाँ पे स्मॉल बर्ड्स प्रोड्यूस होती हैं दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल विच इवेंचुअली गेट्स सेपरेटेड। तो जो यहाँ पर क्या होता है कि अनइक्वल स्मॉल बर्ड प्रोड्यूस होती है जो कि अपने इनिशियली पेरेंट सेल से अटैच रहती है, उसके बाद में अचानक से सेपरेट हो जाती है और उस सेपरेट होने के बाद में न्यू ईस्ट में मैच्योर हो जाती है। न्यू ईस्ट से ईस्ट ऑर्गेनिज्म में मैच्योर हो जाएगी अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। जब कंडीशन कैसी हो? मतलब अनुकूल ना हो, अनफेवरेबल हो। कंडीशन द अमीबा। अमीबा अगर फेवरेबल कंडीशन की बात करते हैं तो अमीबा फेवरेबल कंडीशन में क्या करता है? बाइनरी फिशन। लेकिन जब अमीबा के लिए कंडीशन ऐसी आ जाए अनफेवरेबल, मतलब उसके लिए अनुकूलित ना हो, तो ये क्या करता है? अपनी स्यूडोपोडिया, अमीबा के पास स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होती है, तो ये स्यूडोपोडिया को विड्रॉ करता है, एक थ्री लेयर्ड हार्ड कवरिंग सेक्रेट कर देता है। सेक्रेट से थ्री लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट। तो थ्री लेयर्ड हार्ड कवरिंग या सिस्ट सेक्रेट करता है अपने चारों तरफ। थ्री लेयर्ड हार्ड कवरिंग या सिस्ट का अपने चारों तरफ फॉर्मेशन कर लेता है। और इसी फिनोमिना को मतलब थ्री लेयर्ड हार्ड कवरिंग या सिस्ट बनाने के प्रोसेस को कहा जाता है इंसिस्टेशन। व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, जब अमीबा की कंडीशन कैसी आ जाए? फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाए, तब क्या होगा? फेवरेबल कंडीशन रिटर्न द इंसिस्टेड अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन। तो जो इंसिस्टेड अमीबा है वो कैसा करने लगेगा? मल्टीपल फिजन से डिवाइड करने लगेगा एंड प्रोड्यूसेस मेनी माइन्यूट एमीबी, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी एमीबी प्रोड्यूस कर देगा। या फिर उसको क्या कहा जाता है? स्यूडोपोडियो स्पोर। द सिस्ट बाल वस्ट आउट। तो इसमें क्या होता है कि जो सिस्ट है, सिस्ट बनाई थी जिन्होंने हार्ड कवरिंग बनाई थी अमीबा ने, वो क्या करती है? फूट जाती है, फट जाती है, बस्ट हो जाती है। एंड स्पोर्स आर लिटरली लिबरेटेड इन द सराउंडिंग मीडियम टू ग्रो अप इनटू मैनी अमीबी। जो स्पोर्स हैं वो सराउंडिंग, अपने चारों जो सराउंडिंग मीडियम है वहाँ पर फैल जाते हैं और ग्रो करने लगते हैं छोटे छोटे मैनी अमीबी के फॉर्म में। दिस फिनोमिना, इस फिनोमिना का क्या कहा जाता है? स्पोरुलेशन। इंसिस्टेशन क्या कहा जाता है? जब अमीबा अपनी अनफेवरेबल कंडीशन में एक हार्ड कवरिंग या सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इंसिस्टेशन। जब अमीबी है, अमीबा की जो जो सिस्ट है फट जाती है और स्पोर्स सराउंडिंग मीडियम में फैल जाते हैं और ग्रो करने लगते हैं, तो इस फिनोमिना को कहा जाता है स्पोरुलेशन। अब आगे बात करते हैं मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स। तो जो फंजाई और सिंपल प्लांट्स के मेंबर्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एल्गी, किंगडम फंजाई और सिंपल प्लांट्स के मेंबर जैसे कि एल्गी हो गया, रिप्रोड्यूस करते हैं सेवरल स्पेशल से एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के द्वारा। तो इनके पास में स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है जिससे ये रिप्रोड्यूस करते हैं। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर, तो इनके पास जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर क्या होती है? जू स्पोर्स दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होती है। तो जू स्पोर कैसी होती है? माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉनिडिया। उसके अलावा कॉनिडिया होती है। कॉनिडिया किस में प्रेजेंट होती है? पेनिसिलियम में। और बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स हाइड्रा में होती है और जैम्यूल का फॉर्मेशन स्पंज में होता है। तो ये इनकी कौन सी स्ट्रक्चर है? स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अगर हम बात करते हैं डायग्राम की, तो डायग्राम यहाँ पर दिए रखे हैं, जैसे कि ये जो डायग्राम दिया है सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बडिंग इन ईस्ट। तो ये वाला जो डायग्राम है ये कौन सा है? ईस्ट में बडिंग का। और उसके बाद जो बी डायग्राम है बाइनरी फिशन इन अमीबा। तो ये जो डायग्राम दिया गया है, ये जो अमीबा है, अमीबा का सेल में बाइनरी फिशन होता है, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसके बाद में धीरे धीरे अमीबा दो बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये किसका डायग्राम है? अमीबा में बाइनरी फिशन हो रहा है। उसके बाद अगले डायग्राम की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट डायग्राम दे रखे हैं
तो ये डायग्राम दे रखा है। अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जू स्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ये वाला जो डायग्राम है ये क्लेमाइडोमोनास के जू स्पोर्स का डायग्राम है, जू स्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास। और उसके बाद में जो बी डायग्राम है कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, तो ये जो डायग्राम है ये पेनिसिलियम की कोनिडिया है, कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सी डायग्राम, सी डायग्राम क्या है, हाइड्रा में बर्डिंग हो रही है, हाइड्रा के ये बर्ड्स है, बर्ड्स बर्डिंग इन हाइड्रा। एंड फोर्थ डायग्राम है डी, एक इसका डायग्राम है, स्पंज में जेम्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे। वाइल इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल और कुछ ऐसे सिंपल ऑर्गेनिज्म, टर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनएम्बिगुअसली इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में अगर हम एनिमल और अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एसेक्सुअल टर्म यूज किया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म अनएम्बिगुअसली यूज किया जाता है, उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अनएम्बिगुअसली इन प्लांट्स द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज। प्लांट के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जैसे कि बात करें रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट बल्ब आर कैपेबल ऑफ गिव राइज टू न्यू ऑफ स्प्रिंग। तो ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है का प्रोसेस है, मतलब ये क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन प्लांट्स के केस में इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह दिया जाता है। प्लांट के लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज किया जाता है। तो रनर हो गया और राइजोम हो गया, सकर हो गया, ट्यूबर, ऑफसेट बल्ब ये हैं कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफ स्प्रिंग। तो सारी स्ट्रक्चर हैं ये सब सक्षम है न्यू ऑफ स्प्रिंग, मतलब न्यू प्लांट बनाने के लिए कैपेबल रहती हैं। तो इन सभी स्ट्रक्चर को कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। तो अगर हम बात करते हैं रनर क्या होता है, अगर हम ये देखो ये फर्स्ट डायग्राम दिया गया है ये किसका डायग्राम है, आइज ऑफ पटेटो। तो आइज ऑफ पटेटो ये भी क्या है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है। तो इसकी भी मतलब इसका भी कोई एक, ये सारी की सारी इसकी आइज हैं, ये बर्ड्स जर्मिनेटिंग आइज हैं। तो यहाँ पे जर्मिनेटिंग आइज हैं कि इनका ये क्या है कैपेबल हैं न्यू प्लांट्स, न्यू पटेटो प्लांट्स बनाने के लिए। बी डायग्राम की बात करते हैं तो बी डायग्राम किसका है, राइजोम ऑफ जिंजर, जो अदरक होती है अदरक का राइजोम। तो राइजोम ऑफ अदरक भी कैसे कैपेबल है न्यू, मतलब जो जिंजर का न्यू प्लांट बनाने के लिए कैपेबल होती है। सी डायग्राम दे रखा है बल्बिल ऑफ अगैब, तो जो सी डायग्राम है बल्बिल ऑफ अगैब, तो ये भी कैपेबल है न्यू प्लांट्स बनाने के लिए। उसके बाद डी डायग्राम दे रखा है लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिल्लम, ब्रायोफिल्लम की लीफ बर्ड्स एडवेंसिसियस बर्ड प्रेजेंट होती हैं इसमें, तो ये भी कैपेबल है न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद लास्ट डायग्राम दिया है ई ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ का ऑफसेट्स, ये जो ऑफसेट्स हैं। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स। तो जानते हैं कि जो ये अभी ये कौन सा प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब यहाँ पर सिंगल पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है। तो ये सारी जो स्ट्रक्चर थी वेजिटेटिव प्रोपेगल्स थी, ये कैसे प्रोड्यूस हुई, सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट से। तो इस प्रोसेस को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इन सम ऑर्गेनिज्म इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बॉडी डिस्टिंक्ट मतलब फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है। ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, और हर एक फ्रेगमेंट एडल्ट में केबल मतलब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होता है। ईच फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं तो हाइड्रा, तो हाइड्रा में क्या होता है, यहाँ पे डिस्टिंक्ट जो यहाँ पर इनकी बॉडी है वो क्या टूट जाती है फ्रेगमेंट्स में, और हर एक फ्रेगमेंट है वो ग्रो होकर एक एडल्ट में ग्रो होने के बाद में ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होता है। दिस इज आल्सो ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो ये भी क्या है, एक रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन, मतलब फ्रेगमेंट्स में टूट के एडल्ट में ग्रो कर रहा है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। आगे बात करते हैं You must have heard about the source of the water bodies or about the terror of Bengal। तो टेरर ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है, वाटर हाइसिंथ को कहा जाता है। दिस इज नथिंग बट द एक्वाटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ। तो टेरर ऑफ बंगाल कुछ नहीं है, ये क्या है, वाटर हाइसिंथ है, एक्वाटिक प्लांट है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक वीड है। फाउंड ग्रोइंग वेयर एवर देयर इज विच इज स्टैंडिंग वाटर। मतलब ये कहाँ होती है, कहाँ ग्रो करती है, रुके हुए पानी में, जैसे कि जो गाँव में तालाब वगैरह होते हैं पॉन्ड्स में ग्रो करती है, रुके हुए पानी में ग्रो करती है।
इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेज। तो इसका ये क्या करता है, वाटर से ऑक्सीजन को ड्रेन निकाल लेता है और जिससे क्या होता है, वाटर में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और जो फिशेज वगैरह हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो इसको इस चैप्टर इसके बारे में पढ़ोगे 13 एंड 14 चैप्टर जो इकोलॉजी के चैप्टर है, उसके बाद उसमें पढ़ोगे। यू मे फाइंड द इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीफ। और ये इंडिया में इसलिए लाया गया था कि इसकी जो फ्लावर्स अच्छा था देखने में और लीफ की शेप जो है थी वो भी अच्छी लगती थी। सिंस इट कैन प्रोपेगेट वेजिटेटिवली एट ए फिनोमिनल रेट। तो ये क्या बहुत तेज़ी से प्रोपेगेट करता है, मतलब इतनी तेज़ी से फैलता है कि कुछ ही समय में पूरे, अगर आप कहीं मतलब कोई पॉइंट्स में इसको एक बटर हाइसिंथ का एक प्लांट डाल दो आके, ये क्या करेगा, इतनी तेज़ी से प्रोपेगेट करेगा, कुछ ही समय के बाद में पूरे पॉन्ड्स को कवर कर लेगा। तो इसकी बहुत ज़्यादा ग्रो करने की रेट होती है। स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम। तो इससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है। आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, जिंजर, डहलिया आर कल्टिवेटेड। तो एनसीईआरटी पूछ रही है जो प्लांट्स हैं, पोटैटो हो गया, शुगर कैन हो गया, बनाना हो गया, डहलिया हो गया, इनको कैसे कल्टीवेट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि प्लांट्स के स्मॉल पार्ट को तोड़कर कहीं लगा दिया। जैसे अगर हम पोटैटो की बात करते हैं तो पोटैटो में जो आइज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, उनको काट के एक पोटैटो के जो आइज़ जितनी होती हैं उतने टुकड़े कर लिए जाते हैं, उसको मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है और वो ग्रो करने लगता है। सीन इन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड कॉल्ड आइज़ ऑफ पोटैटो ट्यूबर फ्रॉम द राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर। ये सब इसी तरीके से इनमें एक प्लांट का स्मॉल पार्ट लेकर कहीं मिट्टी में दबा दिया जाता है और ग्रो कर जाता है। When you carefully try to determine the site of origin of the new plantlets in plant listed above, you will notice that they are invariably arise from the nodes present in the modified stem of these plants. When the node come in contact with the damp soil या water, they produce roots and new plants. वही soil के नीचे इसको दबा देंगे तो ये new plants में grow कर जाएगा. Similarly, adventitious buds arise from the notches present at the margin of leaves of bryophyllum. This ability is fully exploited by gardeners and farmers for commercial propagation of such plants. तो ये सब जो फार्मर्स, किसानों और जो गार्डनर्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ द कॉमन मेथड लाइक फंजाई। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट हैव रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिज्म। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन किस में होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे कि अगर हम बात करें एल्गी की बात करें, एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है। दैट शिफ्ट टू सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। तो ये सेक्सुअल में कब शिफ्ट होते हैं, जब कंडीशन कैसी आ जाए, एडवर्स कंडीशन, मतलब इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाई हायर प्लांट। तो हायर प्लांट की बात करें, हायर प्लांट होते हैं वो दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल प्लांट्स के लिए टर्म वेजिटेटिव यूज किया जाता है, तो जो हायर प्लांट है दोनों तरीके का मोड, रिप्रोडक्शन का दोनों तरीके का मोड अपनाते हैं। ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। और ज़्यादातर एनिमल की बात करें तो ज़्यादातर एनिमल कौन सा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही प्रेजेंट होता है। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट में बात करेंगे अगले लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में।